नमस्कार, स्वागत है आपका इटनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम। बाजार में आज को अगर हम जोड़ लें तो लगातार 5 दिनों की गिरावट हो गई है। हालांकि एक अच्छी चीज आज ये है कि आज एक तरफा मूव नहीं है, गिरावट का उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है। 23,845 का स्तर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आज 200 डीएमए 23,820 का भी लेवल इंट्राडे में निफ्टी ने ब्रीच किया है। तो आज ऐसा नहीं कि कमजोरी नहीं है, बस ये है कि हाँ कुछ सेलेक्ट पैक्स में बाइंग हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी हम कोई दिक्कत वाली चीज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इंडेक्स अगर हम बात करें तो आज शुरुआत अच्छी की थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसले दोनों के दोनों इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 800 अंक फिसलकर 58,000 के आसपास कारोबार करता हुआ फिलहाल ये दिख रहा है। 1% के आसपास की कमजोरी इसमें हो गई है। और स्मॉल कैप भी वॉलेटाइल है, यहाँ पर भी जो गिरावट है 0.25% के आसपास की है। सवाल ये है कि आज अब चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, अगले हफ्ते में क्रिसमस की छुट्टियां भी होंगी, थोड़े से वैसे ही लिक्विडिटी कम होती दिखेगी बाजार में। क्या आपको लोअर लेवल पर ट्रेड लेना है? अब यहां से 3 घंटे का सत्र आज के लिए बचा है। क्या 23,800-850 का जो लेवल है एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, या फिर इंडेक्स से दूरी बना के सिर्फ स्टॉक्स पर और खबरों पर ही फोकस करना चाहिए? इसका जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो कौन से शेयर में हो रहा है, कौन से शेयर बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, और बड़ा ट्रेंड क्या। 3 तस्वीरें पहले आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यूनो मिंडा एक मर्जर को मंजूरी मिली है और एनसीएलटी से, उसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। यूनो मिंडा का शेयर जो है कोसेई मिंडा के साथ मर्जर को मंजूरी मिली है और शेयर में जो तेजी है वो हम देख रहे हैं कि आज हो रही है। जो तेजी की बात करें तो करीब करीब इस वक्त जो तेजी है वो 3% के आसपास की है। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये नीचे आकर शेयर अभी कारोबार कर रहा है। 1,075 रुपये के आसपास का भाव है। हडको अच्छे से चला था शेयर, और ये खबर आ रही है कि 26 दिसंबर को बोर्ड पूंजी जुटाने पर विचार करेगा, तो हडको के शेयर में भी आज तेजी बनी है। लेकिन तेजी इस वक्त चूंकि बाजार वोलेटाइल है, आपको बहुत ही सीमित दिखेगी। आधे % के आसपास की ही हम मजबूती देख रहे हैं हडको के शेयर में। 250 रुपये के नीचे का भाव हो गया है हडको का। एसआरएफ चूंकि आज तमाम केमिकल वाले जो शेयर हैं वहां पर न्यूज बेस्ड भी बाइंग है, ब्रोकरेज हाउसेस की बुलिश रिपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं इस पूरे थीम को चाइना +1 के तहत जोड़ के देखा जा रहा है। तो ये बेनिफिशियरी हैं केमिकल स्टॉक्स। आपको ज़्यादातर स्टॉक्स आज मजबूत दिखेंगे। नुआमा की खरीदारी की राय आपको एसआरएफ में मिलेगी, और ये शेयर ऊपर तो हैं, लेकिन उसके अलावा पीसीबीएल आप देखिए, बासफ देखिए, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। एसआरएफ चूंकि निफ्टी ये वायदा के शेयरों का हिस्सा है, इसके चलते 2% के आसपास की तेजी में एसआरएफ के शेयर में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका इटनो संदेश पर। चलिए सीधे सीधे इंडेक्स का व्यू जान लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड में। श्रीकांत जी, आज फिर से कल की भारी गिरावट के बाद माहौल आज भी खराब होता हुआ दिख रहा है, और एक क्रूशियल सपोर्ट टूटा। 200 डीएमए के लेवल को इंट्राडे में निफ्टी ने ब्रीच किया, और वोलेटाइल ही सेशन है। चीजें थोड़ी सी खराब ही हुई हैं। निफ्टी बैंक देखिए करीब 300 अंक नीचे है। एडवांस डिक्लाइन मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। लेकिन क्या 23,850 के आसपास किसी को अगर रिस्क लेने का मन कर रहा हो, क्या ट्रेड लें या इंडेक्स को छोड़ दें अभी? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वैसे इस पर्टिकुलर मार्केट को अगर ओवरऑल चाल को अगर देखें तो काफी वॉलेटाइल बनी है, और काफी कॉन्फिडेंटली बोलना कि इन्हीं लेवल्स पे लॉन्ग करना है एक कोई स्पेसिफिक लेवल पकड़ के, तो वो काफी मुश्किल हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा जो कुछ पैरामीटर्स देखता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के हम लोग काफी नजदीक है, तोड़ा है मार्केट ने, लेकिन इन्हीं लेवल्स के हम लोग करीब है। और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ा कंसोलिडेट होता है मार्केट। स्पेशली अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर बुलिश हो तो इन लेवल्स के करीब कंसोलिडेशन के बाद हमें वापस से एक रिकवरी देखने मिल सकती है। ये एक ओवरऑल व्यू बना हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर इसके पुट कॉल रेशो को अगर आप देखते हो और इंडिया विक्स को देखते हो कि जो 15 के करीब है, पुट कॉल रेशो अगर आप देखें तो मंथली जो पुट कॉल रेशो है
वो आ चुका है 0.75 के करीब आ चुका है, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड तो हो चुके हैं। लेकिन जो न्यूज फ्लो जो है वो न्यूज फ्लो अभी तक दिक्कत भरे है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स है वो 108.5 के करीब है, या तो 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4.55 के करीब है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। और इन्हीं वजह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है कि कभी भी एफआई की सेलिंग और भी आ सकती है और ये जो चल रहा है ट्रेंड वो जारी रह सकता है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। बट मुझे लगता है कि प्योरली अगर हम टेक्निकल्स को देखते हैं, प्योरली अगर हम एफएनओ के डेटा को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इन लेवल्स पे शायद मार्केट में एक 50 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। बट 23,700 के स्टॉप लॉस के साथ इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि 200 दिन के एवरेज के आसपास भी है, पुट कॉल रेशियो भी हमारे फेवर में है। और यहां से अगर रिबाउंड बनेगा तो हम कम से कम 24,100 या 150 के लेवल्स देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से 50 पॉइंट की गिरावट शायद आ सकती है, तो इन लेवल्स पे भी आप खरीद सकते हो। थोड़ी पोजीशन आप और करेक्शन में खरीदे, क्योंकि मुझे लगता है कि 23,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट्स। और हमें लगता है कि हम 24,150, 24,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 24,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो श्रीकांत जी आज ट्रेड लेकर जाए ना फिर अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट इन लेवल्स पे हम कॉन्ट्रा व्यू के साथ एक लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 23,700 का स्टॉप लॉस भी हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 23,700 के लेवल्स को अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर क्विकली हम एक बार 23,500 तक जा सकते हैं, जहां पे नेक्स्ट ऑप्शन राइटिंग का सपोर्ट खड़ा हुआ है। लेकिन करंट लेवल से जैसे कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, और मुझे लगता है कि कई सारे पैरामीटर्स अपने एक्सट्रीम लेवल्स तक आ चुके हैं, तो इन लेवल्स पे हमें लगता है कि रिबाउंड हमें मिल सकता है। श्रीकांत जी एक ना हमारे दर्शकों की आप मदद कीजिए। आप कह रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, इसका क्या मतलब है कि पुट्स के मुकाबले कॉल्स ज्यादा खरीदी जा रही हैं बाजार में इस वक्त? बिल्कुल, तो अगर आप पुट्स देखें और कॉल्स देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि खरीदी जा रही है कॉल, क्योंकि कॉल का परडा भारी है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि जो खरीदने वाले से भी जो बेचने वाले होते हैं ना, क्योंकि देखो एक कोई खरीद रहा है तो कोई एक बेच रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि जो कॉल ऑप्शंस है वो आपको दिख रहा है कुछ तकरीबन, मुझे लग रहा है इधर 65 लैक्स का कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, और जो पुट ऑप्शंस है वो दिख रहे हैं हमें 50 लैक्स के करीब के। तो जो 50 लैक्स है, यानी कि पुट जो है वो कम होते जा रहे हैं, उनका राइटिंग कम हो रहा है, यानी कि जो बेचे जाते हैं वो कम हो रहा है। देखिए एक बायर के सामने एक सेलर है, लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट गिरने लगता है तो सेलर काफी एग्रेसिव हो जाता है। कॉलर तो अपनी पोजीशन को हेज करते जा रहा है, लेकिन जो जो सेलर है कॉल का, वो 24,500 से अभी अपने पोजीशन को शिफ्ट करते करते 24,000 पे आ चुका है, शायद वो 23,800 पे भी आ चुका है। और अगर ऐसे में अगर मार्केट अचानक से स्विंग कर लेता है, तब क्या होता है कि इनमें काफी सारी अनवाइंडिंग आती है। तो राइट नाउ अगर पुट डिवाइड बाय कॉल अगर मैं करता हूं, तो जो पुट की पोजीशन है वो 50 लाख की है, और जो कॉल की है वो 65 लाख की है। अगर आप इस रेशियो को निकालते हो तो तकरीबन आपको देखने मिलेगा कि हम 0.75 के करीब या 0.80 के करीब है, जो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के करीब होता है। और ऐसे में अगर विक्स अगर थोड़ा सा अगर हाई की तरफ अगर अगर होता है 15 के करीब, जैसे कि अभी विक्स है 1475 1465 के करीब, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और रिबाउंड, यानी कि जो लोअर लेवल से वहां से रिबाउंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए हो गया पुट कॉल के रेशियो के जरिए भी। श्रीकांत जी अब ये बता दीजिए कि स्टॉक्स में आप कहाँ फोकस करके चल रहे हैं? जो थीम्स बाजार में इस वक्त एक्टिव हैं, फार्मा हो गया या फिर सेलेक्ट एफएमसीजी, कंजम्पशन वाले शेयर, या फिर केमिकल वाला, सी लीटर वाला एक और खेमा, इन्हीं में से आपके शेयर हैं या फिर इसके बाहर के कहीं के हैं? नहीं तो देखिए बिल्कुल, हमें लगता है कि जहां पे मोमेंटम है, जहां पे कुछ एक्टिविटी या वॉल्यूम्स बन रहे हैं, वहां पे हमें फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि फार्मा एट प्रेजेंट काफी स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो करेंसी वीक हो रही है, जिसका बेनिफिट भी फार्मा को जाता है, प्लस मार्केट में बहुत सारी अनसर्टनिटीज है। अनसर्टनिटीज में क्या होता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं, या तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने एक्सपोजर को थोड़ा वहां पे लेके जाते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि फार्मा में अच्छा खासा मोमेंटम है वापस। अगर उसके अलावा अगर आप इनके अर्निंग्स को देखें,
तो इन्होंने अपने पिछले कई क्वार्टर्स में अर्निंग्स भी काफी डिसेंट रिपोर्ट किए हुए हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि फार्मा इन लेवल्स पे एक काफी स्वीट स्पॉट है। और यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे कि लुपिन लेबोरेटरीज, सिप्ला, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में हमें लगता है कि करंट लेवल से एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बन चुका है। तो मैं कहूंगा कि फार्मा पे बिल्कुल एक फोकस करें। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक है, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में रिकवरी बनेगी तो वापस जो हेवी वेट्स है इंडेक्स के, वहां पे तेजी बनेगी। और प्लस जहां पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम आ सकता है या तो इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मार्केट कई पैरामीटर्स में अच्छा ही है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो कई सारे पॉकेट्स वैल्यूएशंस के काफी महंगे, जैसे कि कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा है, जहां पे हमें लगता है कि कई सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशंस इतना हाई है कि इनमें अपसाइड काफी लिमिटेड है। तो हमें इसी वजह से लगता है कि बीएफएसआई पे फोकस करें और फार्मा पे फोकस करें। आईटी भी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आईटी अभी क्या होगा कि थोड़े से दिक्कत भरे सिनारियो में है। यूएस से जो फ्लोज आ रहे हैं, नास्डैक में जो सेल ऑफ हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आईटी प्रेशर में रहेगा। लेकिन जी। ओवरऑल हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू हो तो आईटी पे फोकस हाँ, करें, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हो तो हमें लगता है कि आईटी से दूर रहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आईटी से दूर रहिए। और आज मतलब ना ये गिरावट देखिए, सरप्राइज भी लोग हुए होंगे कि एक्सेंचर के अच्छे नतीजे, बढ़िया गाइडेंस, बावजूद उसके ये जो टेक्नोलॉजी शेयर गिर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि नियर टर्म देखे गिर रहे हैं, ये आगे का सोच ही गिर रहे हैं। यूएस में अगर 2 रेट कट होने हैं तो आईटी कंपनीज इंपैक्टेड होंगी। फिर इनको क्या होता है कि लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, लोन थोड़ा सा जितना सस्ता एक्सपेक्ट करके चल रहे होंगे और नहीं मिलेगा। एक्सपेंशन के लिए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो आगे का सोच के आईटी शेयर में आज ही गिरावट हो रही है। लेकिन श्रीकांत जी, फटाफट ना अपने जरा टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए अपने शेयरों के। ठीक है, तो अगर करंट लेवल से अगर मुझे कोई 2 या 3 स्टॉक्स अगर चुनने हैं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमें लेना चाहिए लुपिन लेबोरेटरीज को, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 2170 2175 के करीब। यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो अपने स्विंग हाई को इसने क्रॉस कर लिया है, साथ ही साथ कई सारे एवरेजेस को क्रॉस किया है। 2170 में अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 2250 से लेकर 2300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर मैं करंट लेवल से लॉन्ग करूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे 2120 के, यानी 50 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर मैं इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर बैंक स्टॉक्स को अगर चुनना चाहूंगा तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, जो 1790 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1740 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और हमें लगता है कि रिकवरी में वापस से स्टॉक 1870 से लेकर 1900 तक के लेवल्स एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट में कोई ट्रेडिंग मोमेंटम बना हुआ है तो वह है ऑयल एंड गैस। वहां पे हमें लगता है कि गेल गैस अथॉरिटी को एक विद अ शॉर्ट टर्म व्यू लॉन्ग कर लेना चाहिए। 196 197 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 205 210 के लेवल्स दिखा सकता है, और 194 के स्टॉप लॉस के साथ हम गैस अथॉरिटी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, गेल में अच्छी तेजी भी है, 194 रुपए का स्टॉप लॉस, 205 210 के टारगेट। और 2 शेयर आपके लिए होंगे ल्यूपिन के, एचडीएफसी बैंक की। थोड़ा सा आपको ना लंबा रख के सोचना पड़ेगा शेयरों को। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 1-2 दिन का ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा आपको समय इनको देना पड़ेगा। ल्यूपिन 2120 का स्टॉप लॉस, 2250 2300 के टारगेट। एचडीएफसी बैंक के लिए 1740 का स्टॉप लॉस, 1870 और 1900 रुपए के टारगेट। और गेल के लिए जो टारगेट होंगे 205 और 210 रुपए के होंगे। ये आपके लिए स्टॉक्स होंगे। दिग्गजों की तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है आज मिड कैप के शो में भी श्रीकांत जी का। लेकिन मिड कैप में एक्शन कहां हो रहा है ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए खबरें कौन सी आई हैं, क्या एक्शन हो रहा है और गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं आज के? जी अभिषेक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की, जहाँ पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो हमें 1% से आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंटिन्यूस चौथा सेशन है मिड कैप इंडेक्स में, हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इंडेक्स के जो 50% से ज़्यादा स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है वो एमटार टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पर कंपनी को जो है 226 करोड़ का ऑर्डर मिला है क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस सेगमेंट में।
क्लीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी को जो है 191 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एरोस्पेस सेगमेंट में 35 करोड़ का ऑर्डर मिला है और शेयर्स में हमें जो है 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है इन्फो एज इंडिया, जहाँ पर कंपनी की जो होली ऑन सब्सिडरी है रेड स्टार्ट, वो जो है 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्प्लूट प्राइवेट लिमिटेड में और अपना स्टेक जो है 21.96 से बढ़ाकर 26.40 पर रखने हो जाएगा। हालांकि शेयर्स में हमें जो कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अगला जो स्टॉक है एनबीसीसी, जहां पर कंपनी को जो है 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ और स्टॉक्स में जो है डेज लो से कहीं ना कहीं 1% की रिकवरी देखने को मिल रही है। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स के गेनर और लूजर्स की, तो मिड कैप इंडेक्स गेनर में जो पहला नाम आ रहा है पेट्रोनेट, एलएनजी, एनएमडीसी, इन दोनों ही स्टॉक्स में जो हमें 2% से आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैक्स हेल्थ केयर, भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला नाम आ रहा है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर, जिसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, टोरेंट पावर और पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन स्टॉक्स में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये गिरने वाले शेयर जिसमें कि मजगांव डॉक जैसा बढ़िया शेयर भी है, टाटा एलेक्सी में भी आज हम तेज सेल ऑफ दिख रहे हैं, एम्फेसिस, टोरेंट पावर कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 3 से 3.5% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच बाजार में हुआ क्या, अचानक से हम देख रहे हैं कि जो सेल का जो ट्रिगर है ना और तेजी से दबा है और निफ्टी आ गया है 250 अंक नीचे, 23,800 के नीचे जाकर अब ये कारोबार कर रहा है। 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट हम निफ्टी में देख रहे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो 400 अंकों की हो गई है। थोड़ी देर पहले अभी 300-325 अंकों के आसपास की ये गिरावट थी। तो बिकवाली की हवा फिर से तेज हो रही है और ये ध्यान रखिए कि आज ना शुक्रवार है और होता क्या है कि ओवरनाइट लोग पोजीशन, जब थोड़ा सा ना तनाव वाली स्थिति हो बाजार में, जब अनिश्चितता की स्थिति हो, जब भय का माहौल हो, तो लोग अपनी पोजीशन को काट के ही जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। तो तेजी वजी की पोजीशन में उसमें कट जाती है। दिक्कत ये होती है। 186 अंक नीचे है निफ्टी इस वक्त और इन 5 दिनों में अगर आप देखेंगे निफ्टी को तो करीब करीब 24,750-800 के लेवल से ये गिरना शुरू हुआ और एक तरफा गिरावट में करीब 1000 अंक नीचे निफ्टी आके कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी, एक और चेक आपसे लेते हैं, ये गिरावट तो थोड़ी ज्यादा ही हो गई, 185 अंक नीचे निफ्टी अब है। अभी 5 मिनट पहले हम बातचीत कर रहे थे 100 अंकों की गिरावट थी। बिल्कुल, तो देखिए मैंने जैसे कहा आपको अभी कि जो 10 साल का बॉन्ड डील है यूएस का और जो डॉलर इंडेक्स है, ये 2 चीजें अपने यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स के कंप्लीटली अगेंस्ट में है, क्योंकि ये जितने बढ़ेंगे उतना इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो और बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे ओवरऑल डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी बनी है इन टर्म्स ऑफ कि अर्निंग्स कैसे आएंगे और साथ ही साथ इसके अलावा अगर जो आने वाले दिनों में और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टैरिफ या और चीजें आएगी, तो ये जो एक अनसर्टेनिटी बनी है, इसी वजह से हमें लगता है कि जो एफआईएस की सीलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक मैक्रोज में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी बनी है जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो बार बार स्ट्रांग होते जा रहा है, जिसकी वजह से एफआईएस को काफी बड़ा लॉस हो रहा है उसके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो जो उन्होंने उनके डॉलर्स लाए थे और जो इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट किया था, उसके बेसिस पे उनको बड़ा लॉस हो रहा है और इसी वजह से उनका जो आउटफ्लो है वो बढ़ा हुआ है। पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि देखिए ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो मार्केट्स में आते रहते हैं, लेकिन फाइनली हमारे पास हमारे कुछ खुद के टूल्स होने चाहिए। मेरे पास मेरा कोई फंडामेंटल व्यू होना चाहिए, साथ ही साथ अगर मेरे पास अगर टेक्निकल नॉलेज है जिसकी वजह से मैं अगर ये व्यू कर सकूं कि मार्केट किन लेवल के करीब आके ओवरसोल्ड हो सकता है, मुझे रिबाउंड दे सकता है, तो मैं कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकता हूँ। अगर मेरे पास फंडामेंटली अगर मुझे लग रहा है कि किसी स्टॉक में कोई स्पेसिफिक व्यू बन रहा है तो कौन से वैल्यूएशंस पे लेना चाहिए, तो उन बेसिस पे मैं ऐसे मार्केट में, स्पेशली जहां पे मार्केट में कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते जा रहे हैं विदाउट वैल्यूएशंस, फॉल जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एफआईएस के पास कोई चॉइस नहीं, उनको हर एक लेवल पे माल बेचना है। तो एचडीएफसी बैंक कितना भी अच्छा होने दे या रिलायंस कितना भी अच्छा होने दो आने वाले साल के लिए, लेकिन अगर उनको बेचना है तो उनको बेचना ही है। तो ईटीएफ वो बेचते जाएंगे और स्टॉक्स गिरते जाएंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर मौके में हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स करके चलना चाहिए। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि यस फॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन इन्हीं लेवल्स के करीब आप कुछ कॉन्ट्रा व्यू भी लेके लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको निवेश करना है ना तब तो ठीक है। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल खराब हो गए हैं, टीसीएस के फंडामेंटल खराब हो गए हैं, माहौल खराब है, सेंटिमेंट खराब है, ये बात ठीक है। तो अगर आप निवेशक हैं, थोड़ा सा लंबा व्यू अगर आपका है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बाजार की ये कमजोरी दे रही है, लेकिन आज दिन के ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। गिरावट हो गई है करीब 200 अंकों के आसपास की। ये सेल्फ इंटेंसिफाई हो रहा है। आगे भी इस पर नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे